वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो में वैसे टाइटल आपका 3 सितंबर 2025 है, लेकिन पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था वो सारे इवेंट्स जो 1 तारीख को आपके हुए थे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2 सितंबर 2025 के जो मेन इवेंट्स आपके हुए हैं, जो रेलेवेंट है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये किस तरह के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे? बैंक्स, IBPS, PO, SBI वगैरह देना है, NDA, CDS, SSC, RBI, NABARD, स्टेट PCS, इस तरह के एग्जाम्स में आपके ये यूज़फुल होंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में कवर किया गया है। इस वीडियो में आपका कवर किया गया है, आज वर्ल्ड कोकोनट डे है, 2 तारीख है, ठीक है। फिर कल मोदी साहब यानी कि 2 तारीख को मोदी साहब ने लॉन्च किया था बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, ठीक है। फिर मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया था सेमिकॉन इंडिया 2025। इंडिया थाईलैंड का जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मैत्री 14 सॉरी, ये आपका शुरू हो गया है मेघालय में। 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025, इसके बारे में करेंगे। फिर एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सिटी यूनियन बैंक, ये अपना 120वां फाउंडेशन डे मना रहा है। चेन्नई में एक समारोह हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट मुर्मू खुद गई थी, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने आपका रिलीज किया है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो उनको भारत में निवेश करने पे जो छूट दी जा रही थी उसको 2025 से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 2031 तक बढ़ा दिया है। और स्पोर्ट्स में प्रणव वेंकटेश ने आपका ग्लोबल सुपरस्टार चेस टूर्नामेंट जीता है जो फुजियारा UAE में हुआ था। और लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको भी जरूर आप अटेम्प्ट करना। चलो, जो पहला चीज है वर्ल्ड कोकोनट डे। इंपॉर्टेंट डेज पूछते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जैसे 1 तारीख को क्या था, 2 तारीख को क्या था, इस तरह करके पूछते हैं। तो 2 सितंबर जो है उसको दुनिया भर में मनाया जाता है, स्पेशली उन देशों में जहाँ कोकोनट आपके उगाए जाते हैं, नारियल को उगाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को। और पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 2009 में। इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी है, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। उसने 2009 में इसको शुरू किया था ताकि वर्ल्ड में कोकोनट के बारे में लोगों की जानकारी और बढ़ाई जा सके। देखो, जब डे पढ़ते हैं 2 ही चीज़ हमारे काम का होता है, एक किस दिन मनाया जाता है और दूसरा हमारे काम का होता है थीम, ठीक है। तो फिर इस बार का थीम क्या था? इस बार का जो थीम है वह है अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। देखो, भारत भी एक बहुत बड़ा कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है और भारत में जो सर्वोच्च संस्था है कोकोनट के लिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने इस साल थीम जो चुना है वो है अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। इसका मतलब इंडिया में सिर्फ ये थीम है, इंडिया के बाहर हो सकता है सबका अलग अलग हो, तो हमें बाहर वाले का मतलब नहीं है। हमें जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने आपका जो थीम चूज किया है बस उसी को याद करना है। अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन डेज में फिर रिपीट कर रहे हैं, 2 ही चीज़ याद रखना है, किस दिन मनाया जाता है 2 सितंबर और इसका थीम क्या है, ठीक है। 2, अब इसमें से कुछ स्टैटिक भी आप जान लो। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन जो है वो इंडोनेशिया करता है। सेकंड पे आपका आता है फिलीपींस, थर्ड पे आता है इंडिया, फोर्थ पे ब्राज़ील और फिफ्थ पे है श्रीलंका। इसका मतलब वर्ल्ड में हमारा पोजीशन थर्ड है और टॉप पे कौन है? इंडोनेशिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन कौन करता है? ये जो डेटा है ना वो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का है और इसने 2 क्वार्टर का डेटा निकाला था 23-24 का। तो 6 महीने का इसने डेटा निकाला है 23-24 का, इकोनॉमिक टाइम्स में आपका आया था। उसके हिसाब से भारत में
कोकोनट के प्रोडक्शन में सबसे आगे निकल गया है कर्नाटका। अभी तक क्या होता था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था केरला, लेकिन इस बार का जो रिपोर्ट आया उसमें केरला थर्ड पोजीशन पे आ गया है। तो पहला है कर्नाटका, उसके बाद है तमिलनाडु, फिर थर्ड पे आपका है केरला। ठीक है। जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, जो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो हेडक्वार्टर है आपका कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरला में। ये थोड़ा सा स्टैटिक डेटा है, थोड़ा ये हमारे काम का है। न्यूज़ की ओर चलते हैं। चाइना से वापस आते ही मोदी साहब फिर बिजी हो गए। उन्होंने लॉन्च किया बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। सहकारी इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, साख का मतलब होता है क्या? क्रेडिट, लोन वगैरह। मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया, और इसको लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका मतलब वो पटना नहीं गए थे, उन्होंने दिल्ली से इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से लॉन्च किया। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ को जीविका निधि भी बोला जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। ऑफिशियल नेम आपका है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, और पॉपुलर नाम है जीविका निधि। मोदी साहब ने क्या किया, साथ साथ 105 करोड़ ना इस फंड में डाल दिया, ताकि ये काम करना शुरू कर दे। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जो बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड है, ये कोऑपरेटिव है, और इसको रजिस्टर किया गया है अंडर द बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935। इसमें क्या होगा, जितना भी क्लस्टर बेस्ड फेडरेशन, देखो ये है क्या, नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में क्या किया है, जो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इसमें मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 सदस्य होते हैं। इनका ग्रुप होता है जो सेम बैकग्राउंड के होते हैं या सेम विलेज के होते हैं। इनको इकट्ठा किया जाता है, फिर इनको पैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं, लोन वगैरह दिया जाता है, ताकि ये अपना कुछ काम धंधा शुरू कर सके। इससे क्या होगा, ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इससे भारत में गरीबी कम होगी और देश का विकास होगा। लखपति दीदी का भी नाम सुना होगा आपने। लखपति दीदी स्कीम भी इसी तरह का है भारत सरकार का। तो ये बिहार सरकार का स्कीम है। उसने नाम उसको दे रखा है जीविका। ठीक है, जीविका मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है ना, तो जीविका इसी से बन गया आपका। इन्होंने क्या किया है, क्लस्टर्स बना दिए हैं जीविका ग्रुप का। क्लस्टर्स मतलब एक एरिया में बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इन जीविका ग्रुप्स को या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको पैसे प्रोवाइड करने के लिए आपका एक बैंक बनाया गया है। उस बैंक का नाम है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, यानी कोऑपरेटिव है, या इसको दूसरे भाषा में कहें तो जीविका निधि है। ये बैंक सिर्फ बनाया गया जीविका मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो एम क्या है जीविका निधि का, इसका देखो एम क्या है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। क्रेडिट समझो लोन है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग लोन बोलते हैं। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है, अफोर्डेबल का मतलब है जो वो आराम से जिस रेट पे वो लोन ले सके। आज देखो, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको लोन कहाँ से मिल सकता है? एक तो होते हैं ट्रेडिशनल बैंकर्स, जिसको हम लोग महाजन साहूकार बोलते हैं। वो तो भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे देता है, आपका घर द्वार सब बिक जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसको प्रोवाइड करते हैं आपके माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एमएफआई बोलते हैं उसको। लेकिन एमएफआई भी ना कम से कम आपका 14 से 18 या कभी कभी 22% पे लोन देता है। ये भी रेट बहुत महंगा है, लेकिन महाजन के हिसाब से तो सस्ता है। तो बिहार सरकार का एम क्या है कि इन वुमेन्स को कम से कम रेट पे आपका लोन प्रोवाइड किया जाए, जिससे इनके बिजनेस के सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए बनाया गया है जीविका निधि। ठीक है, जीविका निधि का एक उद्देश्य है सस्ता लोन दो, महाजन के पास ना जाना पड़े, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इनको ना जाना पड़े। और तीसरा एक चीज़ और है, बैंक से आप लोन लोगे तो बैंक का लोन अप्रेजल का प्रोसेस होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, चेक करेंगे, आपका बिजनेस देखेंगे, देखेंगे कौन कौन काम करता है, बिजनेस चलेगा नहीं लगेगा, बड़ा लंबा टाइम लगा देते हैं। तो एक जीविका निधि का काम क्या होगा,
ये जो बैंक में जो इतना लंबा टाइम लगता है ना, वो कहते हैं वहाँ मत जाओ, हमसे आके पैसे ले लो। हम भी कोऑपरेटिव बैंक ही तो हैं एक तरह के। इससे क्या होगा, लोगों को आसानी से ऋण मिलना शुरू हो जाएगा। यही देखो पॉइंट है, रिड्यूस द रिलायंस ऑफ वुमेन ऑन हाई इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स एंड एमएफआई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और बैंक से जो डिले होता है लोन लेने में, उसको भी थोड़ा कम किया जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनको कितने पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, 12% के रेट पे। 12% पर ईयर होगा और सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंडेड नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और है, वो कहते हैं कि अगर ये जो कॉपरेटिव्स हैं, ठीक है, वो जो भी लोन लेगा, किससे लेगा, नाबार्ड से। इसका मतलब जो जीविका निधि है, अगर वो लोन लेता है नाबार्ड से, एलआईसी से, सिडबी से या किसी और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से, उस लोन का काउंटर गारंटर कौन होगा, बिहार गवर्नमेंट। इसका मतलब ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि उनके पैसे डूबने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके पैसे की गारंटी कौन दे रहा है, बिहार गवर्नमेंट। इससे जीविका निधि को और कैपिटल रेज करने में आसानी होगी, ताकि वो और सस्ता ऋण उपलब्ध करवा सके रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, महिला, जो ग्रामीण महिला उद्यमी को। तो फिर अब ये है, इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा। बिहार गवर्नमेंट कहता है कि जो जीविका निधि है, यानी ये जो कोऑपरेटिव है ना, इसका जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, वुमेन मेंबर्स। ठीक है, यानी कि वुमेन के लिए बनाया गया है, मैनेज भी वुमेन करेगी और देखभाल भी वही करेगी। ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे, बिहार गवर्नमेंट का प्लान है, इसमें 1100 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट भी पे करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पे करेगा। बिहार गवर्नमेंट इस कोऑपरेटिव को 500 करोड़ रुपए का ग्रांट देगा। देखो, ग्रांट, अनुदान और लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट। ग्रांट का मतलब होता है कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे, यानी कि दे दिया दे दिया। दान मतलब वो पैसे जो, जिसने आपसे पैसे लिए हैं वो आपको पैसे वापस नहीं करेगा। लोन का मतलब होता है कि वो आपका पैसा वापस करेगा, उसके लिए एक टाइम लिमिट होगा और उस पर इंटरेस्ट अगर है तो वो इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। इसका मतलब बिहार सरकार कह रहा है कि वो उसको 500 करोड़ देगा और वो पैसे उसे वापस नहीं लेगा, प्लस उसको 100 करोड़ भी दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो आईटी बेस्ड सिस्टम होगा। ये पूरा जो बैंक होगा ना, कोऑपरेटिव बैंक, ये पूरा आईटी ड्रिवन होगा। ठीक है, इसका मतलब डे वन से ये कंप्यूटराइज काम करेगा। और जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जीविका, उनके पास भी टैब होगा, ताकि वो टैब से ही सारा काम अपना कर ले। इससे क्या होगा, काम फटाफट होगा। ठीक है, ये जितने सारे आपके क्लस्टर्स बने एसएचजी के, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और उनको बनाया जाएगा प्राइमरी सोसाइटीज़। ठीक है, जैसे किसानों के लिए पैक्स होता है ना, उसी तरह इनके लिए एक प्राइमरी सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी। वो सारे इकट्ठा करके कितने पैसे इसमें लगाएंगे, 400 करोड़। भारत सरकार इसमें पे करेगा 110 करोड़। ठीक है, और ये पैसे जो आएंगे ना, वो आएंगे आपके एनआरएलएम से, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। 110 में से 105 करोड़ तो मोदी साहब ने दे दिया। इसका मतलब है कि ये काम करना शुरू हो जाए, बाद में धीरे धीरे बिहार सरकार अपना पैसा देना इसको शुरू करेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हो और जो शायद एग्जाम में आएगा, इस कोऑपरेटिव बैंक का स्लोगन क्या है, माय बैंक माय पावर। ये सारा चीज़ है इसमें हमें याद करने के लिए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया 2025। ठीक है, ये आपका इनॉग्रेशन कहाँ किया था, न्यू दिल्ली में। ये ना आपका 2 दिन होगा, 2 और 3 तारीख को। सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ है, जो शायद आपने सुना भी होगा, अश्विनी वैष्णव, जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सेमिकॉन इंडिया में भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसका नाम है विक्रम, ये भेंट किया मोदी साहब को। आप देखिएगा हर जगह यही न्यूज़ छाया हुआ है ना। इंडिया ने अपना बना लिया एक चिप, और चिप का नाम क्या है, विक्रम। ठीक है, इसका नाम है विक्रम। चंद्रमा पे भी जो आपका लैंडर उतरा था,
चंद्रयान 2 में, उसका नाम भी विक्रम था। ठीक है, तो इसका नाम भी रखा गया है विक्रम। तो ये तो देखो जरूर पूछेगा, हर एग्जाम में पूछेगा। इंडिया के द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? विक्रम। 32 बिट का है, तो फिर ऑब्वियसली भाई कौन बनाया? इसको बनाने वाला है इसरो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, और इसको बेसिकली ना स्पेस के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसको रॉकेट जो वो छोड़ता है आपका PSLV GSLV रॉकेट, उसमें इस चिप को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरा क्या हो गया? इसरो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने इसको बनाया है। ठीक है, और अश्विनी वैष्णव ने भारत के 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में जो चिप बन रहे हैं ना, उसका एक प्रोटोटाइप या कि जो टेस्ट चिप्स होते हैं वो भी प्रधानमंत्री को भेंट किया। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 सेमीकंडक्टर प्लांट्स भारत में लगाने के लिए मंजूरी दी है। इसका सारा जो डिटेल है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में, फिर वो भी देख लेते हैं। तो पहले इस न्यूज़ से क्या याद करना है, किसने इनॉग्रेट किया? देखो हमेशा इसको PM ही करते हैं। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। भारत के पहले चिप का नाम क्या है? विक्रम। किसने बनाया? इसरो ने। और थीम थीम क्या था? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इंडिया अपने आप को एक वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है, यही देखो थीम है। ठीक है, ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेमिकॉन इंडिया, ये भी पूछते हैं किसने किया है? सेमिकॉन इंडिया को ऑर्गेनाइज किया है सेमी, इन पार्टनरशिप विद मंचन इंडिया, और इसका सपोर्ट मिला है किसका? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेमिकॉन है SEMI, ये ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल्स का, जो वर्ल्ड के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये एक ग्लोबल संस्था है। इसमें सारे सेमीकंडक्टर वाले इसमें शामिल हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मिल्पितास, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब सेमिकॉन इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लो। इसका मेन मकसद क्या होता है? सेमीकंडक्टर वाले को भारत में बुलाओ ताकि भारत को बेचा जा सके कि भारत एक उभरता हुआ सेमीकंडक्टर पावर हाउस है। उनसे कहा जाता है भारत में इन्वेस्टमेंट वगैरह करो, इसी के लिए किया जाता है। जो फर्स्ट था वो आपका बेंगलुरु में हुआ था 2022 में, सेकंड हुआ था गांधीनगर गुजरात में 23 में, थर्ड हुआ था ग्रेटर नोएडा 2024 में, और फोर्थ कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। इंडिया का फर्स्ट एंड टू एंड OSAT फैसिलिटी इनॉग्रेट हुआ था। वो चिप वाला जो मैं कह रहा था ना, उसके बारे में पूरा डिटेल आपका 29 अगस्त के वीडियो में, एक बार उसको भी आप देख लो। नेक्स्ट न्यूज़, 14th एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। पिछले वीडियो में भी देखा था, इस बार भी पिछले वीडियो में युद्ध अभ्यास किया था इंडिया और US का। देखो पढ़ने का तरीका क्या है। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया किसके साथ कर रहा है? ये आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, किसका है? और ये कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, और अगर ये रेगुलर है तो 1 साल पे होता है, 2 साल पे होता है। अगर रेगुलर नहीं है तो फिर उसको हम स्किप मार सकते हैं। तो फिर उसी हिसाब से चले। ये एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। 2025 का ये कहाँ पे हुआ था? ये 1 साल इंडिया में होता है, 1 साल थाईलैंड में होता है। ठीक है, ये जो हुआ था ना, जॉइंट ट्रेनिंग नोड ऑफ द इंडियन आर्मी एट उमरोई मेघालय में हुआ था। सॉरी, हो रहा है। चलेगा कब से? 1 से लेके 2025 तक। लास्ट जो आपका हुआ था 13th, वो आपका हुआ था थाईलैंड में। ठीक है, तो ये ना 2019 के बाद सीधा 2024 में हुआ था। ये बेसिकली ना एनुअल एक्सरसाइज है आपका, लेकिन 2019 और 2024 के बीच में गैप हो गया, वो कोविड के कारण आपका हुआ था। तो ये एक्सरसाइज होता है इंडियन आर्मी और थाईलैंड की आर्मी के बीच में। इंडियन आर्मी की तरफ से था आपका मद्रास रेजिमेंट, और थाईलैंड की तरफ से उनका 1st इन्फेंट्री बटालियन के 14 इन्फेंट्री ब्रिगेड। पहली बार कब हुआ था? 2006 में। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट है जो हमें मैत्री एक्सरसाइज से याद करना है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसने आपका एक नोटिफाई किया है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जाम्पशन ऑर्डर 2025। ठीक है,
मिनिस्ट्री कहता है जो नेपाल और भूटान इसके जो सिटीजन्स हैं, अगर वो भारत में आना चाहते हैं बाय लैंड या बाय एयर, उनको कोई वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। वीज़ा बेसिकली क्या है? ये आपका आइडेंटिटी का पहचान है जो आपके देश की सरकार आपको इशू करती है। ये होता है पासपोर्ट। ठीक है। वीज़ा क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट है, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो वो कंट्री आपको ये डॉक्यूमेंट इशू करके देता है, और उसमें आपको ये बोलता है कि आप इतने दिन के लिए यहाँ पे आ सकते हो, इस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है। इसका मतलब वीज़ा एक तरह का पास हो गया, भाई ये पास दे दिया और हमारे देश में इतने दिन तक आप इस काम के लिए आ सकते हो। तो इंडिया में अब जो भी नेपाल और भूटान के सिटीजन्स आएंगे लैंड से या एयर से, उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और किया, मिनिस्ट्री कहता है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं, जो वहाँ पे धर्म के नाम पे सताए गए और भागकर आ गए भारत 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है। यानी कि ये देश जो हैं आपके, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अगर धर्म के नाम पे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन, उस देश के नागरिक अगर 31 दिसंबर 2024 से पहले इंडिया भागकर आ गए, उनसे भारत सरकार कोई भी पासपोर्ट वीज़ा के बारे में नहीं मांगेगा। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको ना भारत की नागरिकता दी जा रही है। ठीक है। लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना क्या, नेपाल और भूटान। ठीक है। फिर आपका एक न्यूज़ था 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट मीटिंग 2025। इसमें सिर्फ याद करना है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, CII ITC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। CII क्या होता है? ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। ये भारत में एक लॉबी ग्रुप है इंडस्ट्रीज का। उसने ITC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ITC हो गया इंडियन टोबैको कंपनी जो सिगरेट वगैरह बनाती है, इसने ऑर्गेनाइज किया इसको 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट मीटिंग। पढ़ने का तरीका, ऑर्गेनाइज किसने किया, कहाँ पे हुआ, थीम क्या था, री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंट, रीजनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। ये तीन चीज़ें भी इसमें याद रखना है। फिर प्रेसिडेंट मुर्मू एड्रेस द 120th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक इस साल अपना 120वां जन्मदिन मना रहा है। ठीक है। तो ये ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है, लेकिन सिटी यूनियन बैंक ने क्या किया, उसने एक सेलिब्रेशन आयोजित किया चेन्नई, तमिलनाडु में, और वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में उसने इनवाइट किया प्रेसिडेंट मुर्मू को। इसलिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुर्मू साहब कहीं भाषण दी, हमें कोई मतलब नहीं है भाषण से, लेकिन उस समय वहाँ पे कौन कौन थे, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर फिलहाल अभी कौन है, निर्मला सीतारमन, और भी लोग थे। ये दो है, थोड़ा हमें नाम याद रखना है। अब स्टैटिक पे आ जाओ। सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक जो है ना, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था द कुंभकोणम बैंक लिमिटेड 1904 में। ठीक है। 1965 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया द कुंभकोणम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, और फिर 87 में इसका जो अभी प्रेजेंट नाम है CUB, सिटी यूनियन बैंक कर दिया गया। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका रेगुलेटर कौन है, RBI। इसके MD और CEO है डॉक्टर N कामाकोडी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कुंभकोणम, तमिलनाडु। ये बेसिकली ना इसका मेन बिजनेस जो है तमिलनाडु में है। इक्का दुक्का ब्रांच जो है इसको बाहर आप दिखेगा। और ये भी पूछ लेता है बैंक का टैगलाइन बता दो, ट्रस्ट एंड एक्सलेंस। ठीक है। तो फिर बैंक का जब पढ़ेंगे तो फिर यही रहेगा भाई, प्राइवेट है कि आपका सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक है या फॉरेन बैंक है, MD CEO कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उसका टैगलाइन क्या है। फिर एक रिपोर्ट आया था नारी, ये न्यूज़ थोड़ा पुराना है लेकिन इसको कवर करना जरूरी है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसकी जो चेयरपर्सन है ना, विजय राहतकर, उन्होंने इसको रिलीज किया।
रिपोर्ट के नाम से ही लगता है ये सर्वे है। 31 शहर भारत के, उसमें 12,770 वुमेन से पूछा गया आप शहर में कितना सेफ फील करते हो। बहुत सारे क्वेश्चनर्स वगैरह होते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो आपका मेन हमारे काम का है उसमें भारत में इसमें से अधिकांश महिलाओं के जो रिस्पॉन्स आए थे उसके हिसाब से सबसे सेफ जो भारत में सिटी है विमेंस मानती है वो कोहिमा है, जो नागालैंड की राजधानी है। सेकंड पे आता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। थर्ड पे आता है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की कैपिटल है। फोर्थ पे आता है आइजॉल, जो मिजोरम की कैपिटल है। फिफ्थ पे आता है गैंगटॉक, जो सिक्किम की कैपिटल है। और सिक्स्थ पे आता है ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। तो भाई सबसे अनसेफ सिटी भी तो कोई होगा। सबसे अनसेफ सिटी कौन है? बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद थोड़ा पटना से बेहतर, ठीक है, असुरक्षा के मामले में, तो सबसे नीचे है पटना, उसके ऊपर जयपुर राजस्थान, उसके ऊपर फरीदाबाद हरियाणा, फिर है दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची। तो सबसे अनसेफ सिटी हो गया पटना, उससे थोड़ा सा अनसेफ कम कौन है? जयपुर, उससे कम कौन? फरीदाबाद, उससे कम कौन? दिल्ली, उससे कम कौन? कोलकाता, उससे कम श्रीनगर, और उससे कम रांची। रिपोर्ट के हिसाब से जो वुमेन्स ने अपना रिस्पांस दिया था उसमें से लगभग 65 कैसे कहते हैं कि हमें सेफ्टी महसूस होता है। 60% आपके कहते हैं हम लोग सेफ फील करते हैं सिटी में। जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वर्क प्लेस में, वहाँ पे 91% कहती हैं कि वहाँ पे हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। इसका मतलब बहुत सारा दिया गया था ना, रोड, आप नेबरहुड में रहते हो, काम करते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रहते हो, तो सबसे ज़्यादा सेफ वुमेन्स को लगता है कि वो वर्क प्लेस में है। और सभी विमेन लगभग यही कहती थी, उनको सबसे ज़्यादा डर कब लगता है? जब शाम हो जाता है और रात को होता है, वो सबसे ज़्यादा अनसेफ फील करती हैं। इसमें बेसिकली देखो यही होगा। ये रिपोर्ट किसने कमीशन किया था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 31 सिटीज़ के वुमेन से आपका ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। सेफेस्ट सिटी कोहिमा, सबसे खराब पटना, और सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ वुमेन फील करती हैं? जहाँ पे वो काम करती हैं या वर्क प्लेस में। गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स एग्जम्पशन पीरियड फॉर ग्लोबल फंड टिल 2031। देखो यहाँ पे एक पहले इसमें जाने से एफ वाई होता है फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर। आप जानते हो हमारे देश में फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। 31 लिखा ना, तो यानी कि वो कब ख़त्म होगा वो दिखाता है। इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2030 से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 31 मार्च 2031 को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जानते हो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जाएगा भारत में, और जब से ट्रंप ने लगाया ना टैरिफ, उसके बाद से भारत सरकार कह रहा है कि और रिफॉर्म करेंगे ताकि हमारे देश में बाहर के लोग आएँ और पैसा लगाएं। हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ब्रिजेस वगैरह हो गए, इसमें देखो तुरंत पैसे नहीं आते। इसमें 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल आपको लग सकते हैं पैसे आपके वापस आने में। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेसिकली कौन होते हैं? सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, ये सब होते हैं। पेंशन फंड तो ठीक है। अब जैसे हमारे देश में भी आपका न्यू पेंशन पॉलिसी के हिसाब से क्या है, आपको हर महीने कुछ पैसे कटवाने पड़ेंगे। वो पैसे आपका एक मैनेजर के पास जाएगा, फिर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। रिटायरमेंट के समय देखा जाएगा कितना पैसा है, फिर उसके हिसाब से आपको एन्युटी या पेंशन मिलेगा। वेस्ट में तो ये होता ही होता है, उनके पास बहुत पैसा होता है, पेंशन फंड वालों के पास ट्रिलियन डॉलर्स होते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री। कुछ कुछ कंट्री ने क्या कर रखा है, सिंगापुर, अबू धाबी, नॉर्वे वगैरह ने, उनके पास पैसे ना उन्होंने अलग कर दिए हैं अपने, और फिर इस पैसे को प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं और वर्ल्ड में हर जगह जाके इन्वेस्ट करते हैं ताकि ग्रोथ, पैसा जो है ना आपका ग्रो करे। वो पैसा जिसका मालिक कोई गवर्नमेंट होता है उसको सॉवरेन वेल्थ फंड कहते हैं। भारत का कोई सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं है। बहुत दिनों से बात हो रही है, आरबीआई के पास बहुत पैसा है, उसका एक सॉवरेन वेल्थ फंड बना दो, फिर उसको बाहर इन्वेस्ट करो।
अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, पेंशन फंड है, इनको भारत में आकर्षित करने के लिए ये कहा जाता था कि जो पैसा आप भारत में लगाओगे और जिस पैसे से आपको इनकम होगा भारत में, उसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगा। ये टैक्स में छूट 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया था। अब तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं, आप यहीं रहो, यहीं इन्वेस्ट करो और बाहर वाले और आओ भारत में इन्वेस्ट करो। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया और ये कब तक कर दिया? 2031 तक। ठीक है, इसका मतलब 6 ईयर्स और बढ़ा दिया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ तक अगर आप रहोगे, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो 3031 तक आपको यहाँ पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी। और ये छूट जो दिया गया है ना, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये नोटिफिकेशन निकाला है सीबीडीटी ने। देखो, डायरेक्ट टैक्स का जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो सीबीडीटी है। ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्स का जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, ये है आपका। तो सीबीडीटी ने ये आपका नोटिफिकेशन निकाला है और सीबीडीटी के फिलहाल चेयरमैन कौन है? रवि अग्रवाल। यही कहानी है इसका। फिर स्पोर्ट्स का, प्रणव वेंकटेश, इसने आपका फुजियारा ग्लोबल सुपरस्टार्स चेस टूर्नामेंट जीता है। फुजियारा बेसिकली आपका जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, और 7 अमीरात, उसका एक यूनियन है, उसी में एक है फुजियारा। यहाँ पे आपका एक हुआ था चेस टूर्नामेंट जिसका नाम था ग्लोबल सुपरस्टार्स चेस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट को जीतने वाले कौन है? भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश, जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन भी हैं। उन्होंने इसको जीता और उनको प्राइज मनी कितनी मिली? 23 अमेरिकन डॉलर्स। सेकंड पे कौन था? ब्रेंडन जैकबसन, यूएस के। सेकंड होजे एडवार्डो मार्टिनेज, मैक्सिको के। अमीन तबतावई, ईरान के। ये तीनों सेकंड प्लेस पे थे, तीनों का पॉइंट था 6, और प्रणव 7 था, वो बाजी मार गए। सिंपल रहेगा, ये चेस टूर्नामेंट किसने जीता, या फिर पूछ लेगा प्रणव वेंकटेश किस खेल से बिलोंग करते हैं? चेस। ये ठीक है, ये करना है इसमें। चलो, जो अभी तक हम लोगों ने देखा उस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, विच इज ऑल्सो नोन एज जीविका निधि? मेरा बैंक मेरे साथ, माई बैंक माई पावर, जीवन निधि मेरा साथी, माई बैंक महिला अधिकार, नन ऑफ दिस। ठीक है, आप जानते हो माई बैंक माई पावर, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसको फंड कौन करेगा? बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द इंटरस्टेट एट विच बिहार राज्य के जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड विल प्रोवाइड कैपिटल लोन्स टू द वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप? किस रेट पे वो लोन प्रोवाइड करेगा? 10%, 11%, 12%, 13%, नन ऑफ दीज। सिंपल है, आंसर क्या होगा? 12% पर ईयर, और ये सिंपल इंटरेस्ट रेट्स होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ सेमिकॉन इंडिया 2025? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर, catalyzing India's semiconductor ecosystem, design and manufacture in India for the world, making India a semiconductor nation, building the next semiconductor powerhouse. ठीक है, ये चारों जो आपके हैं ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अभी तक जितने भी सेमीकंडक्टर सेमिकॉन इंडिया हुए, सबके ये थीम है चारों। ठीक है, लेकिन आप जानते हो फोर्थ का थीम क्या है? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। चलो, हु हैज बिल्ट इंडियाज फर्स्ट 32-bit माइक्रो प्रोसेसर चिप नेम्ड विक्रम? विक्रम चिप किसने बनाया? इसरो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, सीजी सेमीज प्राइवेट लिमिटेड, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, टेंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, नन ऑफ दीज।
चलो आंसर देख लेते हैं, इसरो। और ये कहाँ पे इसको अनवेल किया गया था? फोर्थ सेमिकॉन इंडिया, जो न्यू दिल्ली में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अश्विनी वैष्णव ने ये दिया था। फिफ्थ, ऑन विच डे इज वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व? 5 अगस्त, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 15 अगस्त, नन ऑफ दीज। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? 2 सितंबर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे 2025 इन इंडिया? तो इंडिया में इसको किस थीम के साथ मनाया गया? अनकवरिंग कोकोनट्स पावर, इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। कोकोनट्स पावर, इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, कोकोनट्स एंड इट्स यूज, कोकोनट इन इंडिया, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है? अनकवरिंग कोकोनट्स पावर, इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी कंडक्ट्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री विथ विच कंट्रीज आर्मी? किस कंट्री के साथ इंडियन आर्मी मैत्री एक्सरसाइज करता है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्मी, रॉयल सूडान, सऊदी अरेबियन लैंड फोर्स, रॉयल थाई आर्मी, रॉयल भूटान आर्मी, नन ऑफ दीज। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? थाई आर्मी। और ये कहाँ हो रहा है? मुंबई, मेघालय में। What was the theme of the 20th Global Sustainability Summit 2025? Reimagining sustainability, reimagining sustainability, resilient, regenerative, responsible. C क्या है? Sustainability and resilience. D क्या है? World needs sustainability. और E है आपका none of these. इसका आंसर है बी, reimagining sustainability, resilient, regenerative, responsible. Ninth, the Union Ministry of Home Affairs has exempted citizens of which countries entering India through land or air route without a visa or a passport under the recently notified Immigration and Foreigners Exemption Order 2025. ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। डी है बीएनसी, बीएनसी हो गया, भूटान, नेपाल, थाईलैंड। ई है, तो आंसर क्या होगा? डी, भूटान एंड नेपाल। Which city of India has been ranked as the safest for women by the National Annual Report and Index on Women's Safety नारी रिपोर्ट 2025? पटना, जयपुर, गंगटोक, कोहिमा और जयपुर। सबसे सेफ कौन सी है सिटी इस रिपोर्ट के हिसाब से? आप जानते हो कोहिमा, कैपिटल है नागालैंड की। नेक्स्ट, which city of India has been ranked as the most unsafe for women by the National Annual Report and Index on Women's Safety नारी रिपोर्ट 2025? सबसे अनसेफ कौन है? पटना, जयपुर, श्रीनगर, फरीदाबाद, रांची। आप जानते हो आंसर क्या है? बिहार की कैपिटल पटना। हु एड्रेस द 120th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द सिटी यूनियन बैंक इन चेन्नई? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, तमिलनाडु गवर्नर एन रवि, नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और ये हुआ कहाँ पे था? चेन्नई में। 13th, Government of India has extended the tax exemptions for the sovereign wealth fund, pension fund, and other long-term investment in India's infrastructure or other priority areas from financial year 2025 to। एक ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर 2028, फाइनेंशियल ईयर 2029, फाइनेंशियल ईयर 2030, फाइनेंशियल ईयर 2031। आंसर क्या होगा? अब जानते हैं आंसर क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2031 या 31 मार्च 2031 तक। Next question, who has won the Fujiwara Global Superstar Chess Tournament 2025?
अर्जुन एरिगासी, विदित गुजराती, रमेश बाबू प्रगनंदा, प्रणव वेंकटेश, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है? डी, प्रणव वेंकटेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करो और चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू।